सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सैनी शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमें राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण है। इस राजस्थान के एकीकरण को हम गहराई से पढ़ेंगे। अब एकीकरण, इस एकीकरण को पढ़ने से पहले हमें यह जानने की यानी यह जानना आवश्यक है कि यह एकीकरण क्यों बना। ऐसी क्या स्थिति आ गई कि राजस्थान का एकीकरण करना पड़ा। यानी इससे पहले भारत में क्या हुआ था। भारत गुलाम था, गुलाम के बाद में भारत आजाद होता है, फिर इसके बाद में अध्यक्ष बनता कोई रियासत विभाग का, और फिर धीरे धीरे राजस्थान का क्या होता है, एकीकरण होता है। तो साथियों, इस एकीकरण को पढ़ने से पहले हमें वो इसका बेसिक परिचय जानना आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर लेना, गहराई से पढ़ाऊंगा मैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो राजस्थान का एकीकरण है, इसको जानने से पहले हमें भारत में जाना पड़ेगा। अब देखो, बात है 1945 ईस्वी की बात है। यानी 1947 ईस्वी से पहले भारत गुलाम था, और यह गुलाम किसका था, ब्रिटेन का गुलाम था। हम गुलाम किसके थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। अब बात को जरा समझना, इस 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होते। 1945 में ब्रिटेन में क्या होते हैं साथियों, आम चुनाव होते हैं। अब आम चुनाव की बात करते हैं। इस आम चुनाव में देखो, आम चुनाव तो होते हैं, लेकिन इनसे पहले क्या होता, ब्रिटेन में एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम क्या था, कंजर्वेटिव पार्टी थी। यानी 1945 से पहले ब्रिटेन में एक पार्टी थी जिसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। अब धीरे धीरे 1945 में चुनाव होते हैं। इन चुनाव में एक नई पार्टी है, मजदूर पार्टी या लेबर पार्टी। उस लेबर पार्टी का अध्यक्ष था क्लेमेंट एटली, वो प्रधानमंत्री का दावेदार था। हो गया। अब 1945 में चुनाव हुए, और उन चुनाव के दौरान मजदूर पार्टी या लेबर पार्टी जीत जाती है, और जीतने के बाद में क्लेमेंट एटली 1945 ईस्वी में ब्रिटेन का क्या बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। ठीक है। अब 1945 इसमें प्रधानमंत्री कौन बन गया साथियों, क्लेमेंट एटली। ये क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाता है 1945 में। और इस व्यक्ति ने एक बात कही कि मैं भारत को क्या कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। भारत को हम क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। यह बात इस व्यक्ति ने कह दी थी। ठीक है। अब कहने के बाद में क्लेमेंट एटली ने क्या किया कि भारत में एक व्यक्ति को भेजा। उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड माउंटबेटन भी बोल सकता हूं। यह लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में आता है। कब आता है, 1947 ईस्वी में। और इस व्यक्ति ने भारत में आकर के 3 जून 1947 ईस्वी में एक रिपोर्ट पेश की। एक इसने क्या कर दी, रिपोर्ट पेश कर दी। उस रिपोर्ट का नाम क्या था, माउंटबेटन। उस रिपोर्ट का नाम क्या था, माउंटबेटन योजना नाम था इसका। अब इस माउंटबेटन योजना को, यानी माउंटबेटन योजना कब बनी, 3 जून 1947 ईस्वी में। और इसी माउंटबेटन योजना में साफ साफ कहा गया कि भारत को क्या किया जाएगा, आजाद किया जाएगा। वह पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र बनेगा। कहने का मतलब है क्वेश्चन अच्छा बनता है यहां से कि भारत को आजादी किस योजना के तहत मिली थी, माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी, या 3 जून 1947 की योजना के तहत आजादी मिली थी। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है, इसी माउंटबेटन योजना में साफ साफ कहा गया कि भारत आजाद होगा और पाकिस्तान नया राष्ट्र बनेगा। एक बात यह कह दी इसमें। दूसरी बात इसी योजना में कही गई कि दोनों राष्ट्र अपनी अपनी संविधान सभा बनाएंगे, और वो संविधान सभा अपना अपना क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी। इस योजना में यह कह दिया। तीसरी बात उसने यह कही कि दोनों राष्ट्रों में एक क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा। जैसे पाकिस्तान का अलग गवर्नर जनरल होगा और भारत का अलग गवर्नर जनरल होगा। यह बात इसमें कह दी। और अच्छी बात यह है, इसने कहा
कि दोनों राष्ट्रों में जो गवर्नर जनरल होंगे उनकी नियुक्ति ब्रिटेन का सम्राट करेगा। कौन करेगा? ब्रिटेन का सम्राट करेगा। चलो यहां तक ये बात कह दी तो माउंटबेटन योजना रख दी इसने। इसी माउंटबेटन योजना को मद्देनजर रखते हुए 4 जुलाई की बात है, 4 जुलाई 1947 ईस्वी में भारत का स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया था। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि भारत का स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटेन की संसद में पेश कब किया गया? 4 जुलाई 1947 ईस्वी में। और इसे मंजूरी कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 ईस्वी में इसे क्या कर लिया गया था? स्वीकृत कर लिया गया था। अच्छा क्वेश्चन बन गया कि स्वतंत्रता विधेयक भारत का कब पेश किया गया? 4 जुलाई 1947 में। और इसे मंजूरी कब मिली? 18 जुलाई 1947 ईस्वी में। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। अब बताओ, ये स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत तो कर दिया और स्वीकार भी कर लिया, तो अब बताओ कि भारत आजाद होगा कि नहीं होगा? और भारत आजाद होगा तो पाकिस्तान नया राष्ट्र बनेगा। अब बात को समझना आगे। होता क्या है कि तारीख आती है 14 अगस्त 1947 ईस्वी की। 14 अगस्त 1947 ईस्वी में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी में पाकिस्तान क्या बनता है? एक नया राष्ट्र बनता है। अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नया राष्ट्र कब बना? 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। कौन सी योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान नया राष्ट्र बन गया और इसका पहला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तब आप क्या करोगे? यानी लियाकत अली नाम का व्यक्ति था। कौन था साथियों? लियाकत अली। अच्छा क्वेश्चन है, लियाकत अली पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनता है, जबकि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल। तो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता? मोहम्मद अली जिन्ना। यानी मोहम्मद अली जिन्ना यह व्यक्ति पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनता है और लियाकत अली पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है यहां तक। अब ये तो चलो पाकिस्तान की बात है, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब भी नहीं है। पाकिस्तान की एक छोटी सी बात बता दें कि पाकिस्तान है, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। कौन सी है? कराची है। जैसे मैं भारत की बात कर लूं कि भारत है, इस भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार वो भी मुंबई है। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी वो भी क्या है? मुंबई है। और भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। भारत की पहले राजधानी कौन सी थी? कोलकाता थी। तो ये तो बात किसकी की है मैंने? पाकिस्तान की बात की है। ठीक है। अब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। चलो पाकिस्तान की तो बात छोड़ते हैं, अब हम बात करते हैं भारत की। भारत का स्वतंत्रता विधेयक यानी 15 अगस्त की बात है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश भारत, ये भारत पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। तो भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना के तहत मिली थी। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भारत आजाद हो गया, आजाद होने के बाद में भारत का पहला पीएम तो कौन बनता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये भारत का पहला क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। और भारत का स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं मैं, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा? माउंटबेटन बनेगा। कौन बनेगा? माउंटबेटन बनेगा। तो क्वेश्चन बन गया कि भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। अब बताओ कि उस योजना में साफ साफ कहा गया था कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटेन का सम्राट करेगा। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटेन का सम्राट करेगा। अब धीरे धीरे यहां तक तो साथियों बात क्या होती है? समाप्त होती है। अब आजाद भी हो गया भारत।
अब होने के बाद में आप सभी को मालूम है कि भारत का पीएम कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और उस समय सरदार, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का एक गृह मंत्री था। ये क्या था साथियों? भारत का गृह मंत्री या होम मिनिस्टर था, ठीक है। और इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में रियासत विभाग का, किसका साथियों? इसे भारत में रियासत विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इसे अध्यक्ष बनाया जाता। तो क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत में रियासत विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय ये भारत का क्या था? गृह मंत्री था। दूसरी बात, एक व्यक्ति है साथियों वीपी मेनन। क्या उसका नाम? वीपी मेनन। और ये वीपी मेनन उस समय रियासत विभाग का क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था। रियासत विभाग का ये क्या बन गया था? सचिव बन गया था। अब दोनों ने मिलकर के भारत की जो रियासत है, उन रियासतों को इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया था? एक कर दिया था। अब ध्यान देना इस बात को कि जब आजाद हुआ उस समय भारत में कुल कितनी रियासत थी? 565 रियासत थी। अब यहां पर कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पर कंफ्यूज 65 रियासत थी उस समय। अब यहां पर लड़का कंफ्यूज होगा कि कई किताबों में 562 दे रखा है, कईयों में कितना दे रखा है। परंतु दोस्तों मैं आपको एनसीईआरटी पर बताऊंगा। एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि आजादी के समय भारत में 565 रियासतें थी। तो हमें 565 पे जाना है क्योंकि हमें एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। अब देखो, मैं आपको दो बात साफ साफ बता दूं। आजादी के समय, आजाद भारत की बात करते हैं, आजाद भारत में यानी आजादी के समय भारत में, इस भारत में 565 तो क्या थी साथियों? रियासतें थी। आजाद भारत में 565 तो क्या थी? रियासतें थी। वह भारत में 4 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नर। क्या थे? चीफ कमिश्नर। कहने का मतलब है आजादी के समय संपूर्ण भारत में 565 रियासतें व 4 चीफ कमिश्नर थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। अब आप कहोगे कि वो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? तो मैं आपको बताऊंगा A, B, C, D। ये भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक का मतलब तो यहां पर मैं बात करता हूं अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। एक तो ये केंद्र शासित प्रदेश था। ये वर्तमान में कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ठीक, अजमेर राजस्थान में। और बी का मतलब साथियों बलूचिस्तान। बी का मतलब क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में कहां पर चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और सी का मतलब है कुर्ग, और ये कुर्ग वर्तमान में कहां पर है? कर्नाटक में है। कुर्ग कहां पर है? कर्नाटक में चला गया। और डी का मतलब है दिल्ली, जो आप जानते हो भारत की राजधानी है, ठीक है। तो आजादी के समय 565 रियासतें, 4 चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश थे, ABCD, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। अब 565 रियासतों में अंतिम समय में क्या होता है? एक बार छोटी सी बात और भारत की करता हूं। अब आप कंफ्यूज मत होना कि राजस्थान का एकीकरण पढ़ा रहा है या भारत का पढ़ा रहा है। मुझे मालूम है इस बात का, परंतु हमें भारत की छोटी सी बात जानना आवश्यक है, फिर इसके बाद में राजस्थान की कर रहे हैं ना। तो देखो 565 रियासतों में होता क्या है? अंतिम समय आ जाता है और अंतिम समय में 562 रियासतें ये भारत में क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। ये 562 रियासतें तो भारत में क्या हो जाती है? शामिल हो जाती है। परंतु 3 रियासतें बच गई थी। एक रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर, एक रियासत थी जूनागढ़, और एक रियासत कौन सी थी साथियों? हैदराबाद थी। कौन सी थी? हैदराबाद। यानी कहने का मतलब है ये 3 रियासतें बाद में शामिल की जाती है। और जम्मू कश्मीर रियासत को किसके आधार पर शामिल किया जाता है?
विल्ले पत्र के माध्यम से। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है भाई, और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह, जूनागढ़ जनमत तो जनमत संग्रह के आधार पर है, और इसे सैन्य बल के द्वारा भारत में शामिल किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सी रियासत है जिसे विल्ले पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत को और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य बल के द्वारा भारत में शामिल किया जाता है। यहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हैदराबाद रियासत था, इसका निजाम था, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। तो मुझे जरा साथियों ये बताना कि ये हैदराबाद रियासत उस समय बीच यानी ये भारत में थी, अब बताओ कि हैदराबाद रियासत ये पाकिस्तान में जाएगी तो क्या भारत के टुकड़े और नहीं होंगे? इसलिए उस समय भारत का गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यही क्या था, रियासत विभाग का अध्यक्ष था, और इन सरदार पटेल के कहने पर इस हैदराबाद रियासत में वहां पर सेना भेजी जाती है, और सैन्य बल के माध्यम से हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल किया जाता है। ठीक है, हैदराबाद रियासत की मैं छोटी सी बात और बताऊंगा आपको, मैं राजस्थान की बात नहीं, अभी भारत की बता रहा हूं। हैदराबाद रियासत भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद रियासत थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद रियासत थी। और भारत की यह ऐसी रियासत थी जिसका एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं जाता है, और एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं जाता है तो इसका एक भी व्यक्ति संविधान में भाग नहीं लेता है। कौन सी रियासत थी? हैदराबाद है। मैं हैदराबाद की बात बता दूं, वर्तमान में हैदराबाद है, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त रूप से राजधानी है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? अमरावती है। कौन सी है? अमरावती है। और वर्तमान में ये दोनों की राजधानी है। हैदराबाद वर्तमान में मुंशी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? मुंशी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। साथियों, हैदराबाद से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है कि हैदराबाद में एक चार मीनार बनी हुई है, तो चार मीनार हैदराबाद में है, और इस चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, और कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ध्यान देना साथियों, चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में। अब हैदराबाद रियासत अंत में भारत में शामिल हो जाती है। इस प्रकार से इन चारों यानी 565 रियासत को भारत में क्या कर दिया? शामिल कर दिया। अब ये तो मैंने छोटा सा परिचय आपको भारत का दिया है। अब हम तो राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं भाई, हम तो एकीकरण किसका पढ़ रहे हैं? राजस्थान का। तो अब राजस्थान की बात और समझ लेना। जब राजस्थान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रंगीलो राजस्थान की बात करते हैं। तो देखना, अब क्वेश्चन बनेगा आजादी के समय। किसके समय साथियों? आजादी के समय। आजादी के समय राजस्थान में कुल 19 तो क्या थी? रियासतें थी। 19 तो क्या थी? रियासतें थी। 3 राजस्थान में क्या थे? ठिकाने थे। क्या थे? ठिकाने। और एक राजस्थान में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। ये लो, प्रश्न बनेगा कि आजादी के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। नहीं, भारत में 4 थे, उसमें एक राजस्थान में भी तो था ना। अब ध्यान देना इस बात को, वो 3 ठिकाने कौन कौन से? मैं रियासत की तो बात तो बताऊंगा आपको मैं, पर ठिकानों की बात करते हैं। ठिकाने 1 2 3 सूत्र बना दूं? नकुल। सूत्र क्या बना दूं? नकुल। न का मतलब क्या हो जाएगा? निमराना। निमराना कहां पर पड़ता है? अब वर्तमान में अलवर में पड़ता है। कु का मतलब है कुशलगढ़। क्या? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ वर्तमान में कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। ठीक। और ल का मतलब है लावा। ल का मतलब है लावा। और ये लावा वर्तमान में कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। तो सूत्र याद रखना कि वो 3
ठिकाने थे। नकुल, न का मतलब निमराना, कु का मतलब कुशलगढ़, ल का मतलब है लावा। अब यहां से क्वेश्चन फंस गया यहां से कि जब ये आजाद हुआ था भारत, उस समय ये लावा टोंक में नहीं था, उस समय ये लावा जयपुर में था, जबकि वर्तमान में लावा कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश था, मैंने आपको बताया था कि जो अजमेर था, अजमेर मेरवाड़ा, यह अजमेर मेरवाड़ा उस समय क्या था? राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था। यहां तक बात हमारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसको मिटा दूं मैं एक बार, देखो चलो राजस्थान में और बात करते हैं। अब राजस्थान में कुछ रियासतों की बात करते हैं, क्वेश्चन बनते हैं अच्छे। यानी एक रियासत थी, पहला क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान की सबसे, मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं, यहां पर लिख दूं मैं राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत पूछे तब आपको बताना है आंसर मेवाड़। यह सबसे, वर्तमान उदयपुर वाली बात कर रहा हूं मैं, मेवाड़। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान की सबसे, भाई प्राचीन आ गया तो बताओ राजस्थान की सबसे नवीन आएगी कि नहीं आएगी? तो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी बतानी है आपको? देखो झालावाड़ रियासत। कौन सी? झालावाड़ रियासत। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? आपको आंसर देना है मारवाड़। ये लो। अगला क्वेश्चन और फंसेगा यहां से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? आपको क्या बताना है? शाहपुरा। क्या बताना है? शाहपुरा। शाहपुरा वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जनसंख्या में क्या आता है? जय। और जयपुर में भी क्या आता है? जय। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? वो ही आपको बताना है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला। ठीक। क्वेश्चन क्या बना कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ थी। सबसे नवीन झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा जो भीलवाड़ा में पड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा भीलवाड़ा थी। चलो मैं आगे इसको मिटा रहा हूं मैं एक बार, और रियासत की बात करते हैं, समझते जाना आप। अब देखना, एक रियासत थी टोंक। यानी क्वेश्चन बनेगा एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो रियासत कहने का मतलब है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? आपको बताना है टोंक। देखो, टोंक को राजस्थान में नवाबों की नगरी कहा जाता है। भारत में नवाबों की नगरी लखनऊ को, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और राजस्थान में नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। इस टोंक का संस्थापक अमीर खां पिंडारी को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि एक रियासत थी भरतपुर। कौन सी? भरतपुर। और एक रियासत थी धौलपुर। कौन सी? भरतपुर व धौलपुर। ये दो रियासत थी जो राजस्थान में जाटों की रियासत थी। तो पूछेगा कि राजस्थान में एकीकरण के समय जाटों की रियासत कौन सी थी? भरतपुर व धौलपुर। और राजस्थान के एकीकरण के समय मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत थी। चलो आगे देखना।
अब इसके बाद में जो अन्य रियासत बच गई वो सभी अन्य रियासत क्या थी साथियों, राजपूतों की रियासत थी। यानी कुल 19 रियासतों में एक तो मुस्लिम, 2 जाटों की और बाकी रियासत बच गई, वो रियासत क्या थी, राजपूतों की रियासत थी। ठीक, अब देखो, अब राजस्थान, ये तो रियासत की बात की है मैंने। अब इन रियासतों को बताओ क्या राजस्थान के एकीकरण में शामिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं। देखो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता, झालावाड़ रियासत से, झालावाड़, ठीक है। अब झालावाड़ रियासत थी, इसका निर्माण सन 1838 ईस्वी में किसने करवाया था, अंग्रेजों ने करवाया था। किसने, अंग्रेजों ने। तो क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, झालावाड़ रियासत थी। और राजस्थान की वो रियासत है या राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसका निर्माण है किसने करवाया था, अंग्रेजों ने करवाया था, वो भी कौन सी थी, झालावाड़ रियासत थी। चलो आगे। अब देखो राजस्थान का एक, चलो यहां तक एक बार देखते हैं। एक रियासत थी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा रियासत का जो राजा था, बांसवाड़ा रियासत का राजा, और ये राजा कौन था, चंद्रवीर सिंह था। बांसवाड़ा रियासत का एकीकरण के समय राजा कौन था, चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान में शामिल होने से पहले अच्छी बात कही। इसने क्या कही कि इसने क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट, मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन सी रियासत थी जिसके राजा ने राजस्थान में मिलने से पहले कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा रियासत थी और इसका राजा कौन था, चंद्रवीर सिंह था। चलो अब देखो, अब इसके बाद में राजस्थान का जो एकीकरण है, ये राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था। पहली बात तो ये, तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। और 7 तो स्पेशल 7 ही होता है, 7 ही तो फेरे लिए जाते हैं। 7 ही क्या है, महाद्वीप है। महाद्वीप भी कितने हैं, 7 हैं। और आपको मालूम है फेरे भी कितने लिए जाते हैं, 7 ही लिए जाते हैं। राजस्थान का एकीकरण भी कितने चरणों में संपन्न हुआ था, 7 चरणों में। और पहले भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी 7 है। हालांकि 2019 के बाद में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो वो तो 7 की बात है। ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, 7 चरणों में संपन्न हुआ था। अब 7 चरणों में संपन्न हुआ तो सबसे पहले यानी 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 ईस्वी तक राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, 7 चरणों में। जिसमें कुल समय कितना लगा था, 8 में 1 कम कर दो साथियों तो क्या आ जाएगा 7, और 7 के डबल कर दो यहां पर क्या आ जाएगा 14 दिन आ जाएगा। तो कहने का मतलब है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ और 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। ठीक, दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान का एकीकरण है वो राजस्थान का कौन सा चरण था, राजस्थान के एकीकरण का वो कौन सा चरण था जिसमें पहली बार राजस्थान शब्द नाम आया था। पहली बार राजस्थान शब्द आया था। मैं पहली बार सिर्फ एकीकरण की बात करूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के 7 चरण थे, 7 चरणों में जो पहला चरण कौन सा था जिसमें पहली बार राजस्थान शब्द आया था, वो कौन सा चरण था, दूसरा चरण था। कौन सा चरण था, दूसरा चरण, जो 25 मार्च 1948 में हुआ था और इसमें साफ साफ लिखा था पूर्वी राजस्थान। तो राजस्थान शब्द किस चरण में आया था, दूसरे चरण में। क्या नाम था, पूर्वी राजस्थान। जबकि ध्यान देना कि मैं राजस्थान एकीकरण के 6वें चरण की बात करता हूं। कौन सा चरण है,
छठवां चरण है। और इस छठवें चरण की बात करते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में वर्तमान राजस्थान नाम आता है। क्या, सॉरी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में राजस्थान संघ नाम आता है। और क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का पहली बार विधिवत रूप से या संविधान में या विधिवत रूप से राजस्थान शब्द नाम कब आया था? राजस्थान के छठवें चरण में 26 नवंबर 1949 में। क्या बना क्वेश्चन? पहली बार राजस्थान नाम तो दूसरे चरण में और विधिवत रूप से कब आता है? 26 जनवरी 1950 या छठवें चरण में। ठीक है, एक बात और समझना, एक क्वेश्चन बनता है राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस, और एक क्वेश्चन बनता है राजस्थान स्थापना दिवस। दोनों क्वेश्चन अलग है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को आता है, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को आता है। अब आपको मैं ये अगले वीडियो में बताऊंगा कि राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को क्यों आता है, क्योंकि राजस्थान पूर्ण रूप से, मैं अभी बता दूं इसी वीडियो में, देखो राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों आता है, क्योंकि आपको मालूम है 30 मार्च 1949 ईस्वी में संयुक्त राजस्थान में, किसमें? संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 4 रियासत को मिलाया जाता है, जिसका नाम वृहत राजस्थान हो जाता है। ठीक है, और जिस दिन 30 मार्च 1949 को इन रियासतों को मिलाया गया था, उस दिन विक्रम संवत का चैत्र शुक्ला एकम, वो महीना कौन सा था? चैत्र शुक्ला एकम। तो आप जानते हो हिंदू धर्म में जो विक्रम संवत होता है उस दिन यानी चैत्र शुक्ला एकम को क्या आता है? नया वर्ष आता है। इसीलिए इस बात को यादगार साबित करने के लिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और ये स्थापना दिवस क्यों आता है? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण रूप से क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो दोस्तों मुझे इजाजत दो, अगले वीडियो में हमें राजस्थान के जो 7 चरण है उन 7 चरणों की एक एक बात पढ़ेंगे। उनमें जो राज प्रमुख है, उपराज प्रमुख है, प्रधानमंत्री, सारे के सारे हमें अगले वीडियो में बात करेंगे। ध्यान देना इस बात को। एक छोटी बात और बता दूं, हम वो तो पढ़ेंगे, लेकिन एक मैं आपको अगले वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको 7 चरण बताऊंगा। मैं 7 चरण बताऊंगा, उस समय कोई सूत्र वगैरह यानी यहां से नहीं लूंगा। तो मैं एक सिर्फ 5 मिनट की बात और कर लेते हैं। तो 5 मिनट में एक छोटा सा बेसिक और बता दूं, ताकि अगले वीडियो में जैसे ही हम आए तो आप सभी उसका आंसर दे सको। तो मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा, वो 3 ट्रिक आपका अधिक से अधिक आपका क्या करेगी। अब देखो, मैं राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। उनमें एक तो बनता है कि प्रधानमंत्री, राजस्थान के एकीकरण में कौन कौन प्रधानमंत्री बने थे। तो एक ही सूत्र बताना आपको, क्या बताना है? प्रधानमंत्री का है सोगो मणिको लाल, सोगो मणिको लाल। ये लो, सोगो मणिको लाल, ये राजस्थान में प्रमुख प्रधानमंत्री क्रम से बने थे। शो का मतलब आपको बताना है शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत ये प्रधानमंत्री बना था। और मैं बताऊंगा ये कब प्रधानमंत्री बना था, वो तो चरणों में बात करेंगे। परंतु एक वर्ष गो का मतलब है गोकुल लाल असवा, ये प्रधानमंत्री बना था। फिर मैं का मतलब है माणिक्य लाल वर्मा, ये प्रधानमंत्री बना था। और ला का मतलब है हीरा लाल शास्त्री। तो ये राजस्थान के 7 चरणों में ये व्यक्ति क्या बने थे? प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन फंस सकता है यहां से कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राजस्थान एकीकरण के समय प्रधानमंत्री नहीं था। तो यहां पर एक कोई दूसरा ऑप्शन दे सकता है। तो ये 4 व्यक्ति एकीकरण के क्या बने थे? प्रधानमंत्री। डायरेक्ट सूत्र है सोगोमणि को लाल, सोगोमणि को लाल, शोभाराम कुमावते, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा और हीरा लाल शास्त्री। ये तो मैंने प्रधानमंत्रियों की ट्रिक दी है। अब देखते जाओ आगे। एक ट्रिक और देता हूं मैं आपको। एक है उद्घाटन करता,
तो उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे उसकी एक ट्रिक है, गोडगिल चाचा पटेल। क्या ट्रिक बन गई? गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। गोडगिल का मतलब है NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल ये उद्घाटन करता था। पुनः कौन आता है फिर से? NV गोडगिल, ये उस समय पुनः इसका उद्घाटन करता है। इस व्यक्ति को शुरू में दो बार मौका मिला। फिर चाचा, यहां पर चाचा किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू था, इसे चाचा कहा जाता है। बाल दिवस आता 14 नवंबर को इसकी याद में। और पटेल आप जैसा जानते ही हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 4 व्यक्ति थे, यानी 4 ही तो क्या थे? प्रधानमंत्री। 4 ही व्यक्ति क्या थे? सॉरी 3 व्यक्ति है, यहां पे ये 2 बार आ गए। तो 3 व्यक्ति थे उद्घाटन करता, यानी ये उद्घाटन करता है, ये उद्घाटन करता है। तो क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने राजस्थान एकीकरण का उद्घाटन किया था? एक दे देगा, इनमें सिर्फ बाकी इन्हें दे देगा। तो बता देना आप, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। ये उस समय क्या थे? उद्घाटन करता थे। और एक बात और बता दूं मैं कि उस समय यानी राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख तो सूत्र है, जैसे पहला तो कौन था? उदय भान सिंह था। मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन सा व्यक्ति कहां का था, क्या किया, तो वो तो अगले चरण में बात करेंगे। फिर इसके बाद में भीम सिंह था, ठीक है। फिर इसके बाद में भूपाल सिंह था, भूपाल सिंह। फिर इसके बाद में मान सिंह, और मान सिंह कौन सा था? सेकंड था। ये व्यक्ति राज प्रमुख बने थे, यानी उदय भान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, मान सिंह, ये व्यक्ति क्या थे? राज प्रमुख। ये मान सिंह वो महाराणा प्रताप के समय था, वो नहीं है। वो मान सिंह प्रथम था जिसे अकबर ने अपना दत्तक पुत्र बनाया था, जिसे फरजंद की उपाधि दी थी। वो व्यक्ति 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध करता है, ठीक है। तो ये मान सिंह दूसरा है। ये व्यक्ति, इसका सूत्र बना सकते हो आप, यानी उभी भूमा। ये तो कोई सूत्र नहीं हो भाई, उभी भूमा, ये इसका क्या है? सूत्र है। तो साथियों अब आप इजाजत दो कि अगले वीडियो में मैं फिर से आऊं, और तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहो।